दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन टू विज़डम सीए चैनल। सो आज हमारे साथ में है वंस अगेन सीए अभिषेक अग्रवाल। और इसके पहले इनकी काफ़ी वीडियोज़ भी हैं हमारे चैनल पे, पॉडकास्ट इनके साथ में काफ़ी सारे हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज़ भी इन्होंने कर रखे हैं और इसी तरीके से एक और हम आज कोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली जो कोर्स का नाम है ये है रिसर्च एनालिस्ट। और ये गाइड करते हैं रिसर्च एनालिस्ट कोर्स। अगर किसी को करना है तो उसको क्लियर करने में जो अभिषेक हैं गाइड करते हैं। हालाँकि इन्होंने जो रिसर्च एनालिस्ट की डिग्री है, इन्होंने ये नहीं ले रखी है, बट ये टीचिंग्स हैं या गाइडेंस है रिसर्च एनालिस्ट के लिए, तो ये बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। सो अभिषेक, वेलकम वन्स अगेन टू विज़डम सी चैनल। थैंक यू सो मच मुझे दोबारा से बुलाने के लिए। सो थोड़ा-सा मुझे आप बताओगे कि ये जो कोर्स है रिसर्च एनालिस्ट, तो ये सेबी का कोर्स है रिसर्च एनालिस्ट। बेसिकली ये होता क्या है? इसके करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मतलब कि क्या हम बन सकते हैं इससे? और उसके बाद पैकेज की अगर हम बात करें या खुद की प्रैक्टिस की बात करें, तो क्या ये भी चीज़ें होती हैं या एग्ज़ैक्टली किस तरीके से क्या है इसका? थोड़ा-सा आप मुझे इसके बारे अ, में बताओ। अभी नॉर्मली क्या हो रखा है ना कि मार्केट में थोड़ा-सा अनस्ट्रक्चर्ड वे में काम हो रहा है रिसर्च हुँ, एनालिस्ट को लेके लाइक कि कोई भी मतलब कि इन्फ्लुएंसर मतलब कि टिप्स दे रहे हैं ऑनलाइन में कि इस प्राइस टारगेट में परचेज़ कर लो, इसमें सेल कर दो, आईपीओज़ के ऊपर में मतलब कि हुँ, हुँ, अपने-अपने राय दे रहे हैं। तो एक्चुअली में बिल्कुल। ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा है, ये बहुत गलत है, सेबी के दायरे में अभी आ रहा है, तो काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं जो लोग ये सब कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे उनके पास में नोटिसेस जा रहा है। एंड अब हुँ, ये प्रॉपर बेसिस पे समझ में आ रहा है कि रिसर्च एनालिस्ट कौन है एंड इससे वो रिसर्च एनालिस्ट ही वो सब काम कर सकते हैं। तो जो काम बाकी लोग कर रहे हैं बिना रिसर्च एनालिस्ट बने, तो वो हुँ, मुसीबत हुँ, में है। तो एक्चुअली में कौन-सा काम है जो रिसर्च एनालिस्ट करते हैं? तो वो ये सब है कि जैसे कि वो अपना अ, लाइक कि रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। बाय सेल रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं, प्राइस टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आईपीओ से हुँ, हुँ, रिलेटेड अपना ओपिनियंस दे रहे होते हैं। बेसिकली जो भी ये सारे जो काम है, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ या फिर जो लिस्टेड होने वाले हैं सिक्योरिटीज़, वो सब के ऊपर में अगर गाइडेंस दे रहे हैं, ये सब चीज़ बता रहे हैं, तो वो हुँ, सब कोई को रिसर्च एनालिस्ट बनने का ज़रूरत है और अगर ये सारे काम अगर आप बिना रिसर्च एनालिस्ट बने अगर आप करते हैं, तो सीबी आपके अगेंस्ट में कभी भी एक्शन ले सकता है। कोई भी अगर आपके अगेंस्ट में अगर कंप्लेन कर दिया, तो हो सकता है कि सेबी आपके अगेंस्ट में पेनल्टीज़ का नोटिस इश्यू कर दे। जैसे कि कुछ-कुछ यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन जैसे कि उनके ऊपर में भी मतलब कि लाखों सब्सक्राइबर थे एंड उनके ऊपर में पेनल्टी इश्यू आया 17.5 करोड़ बिल्कुल। का, एक के ऊपर में 53 करोड़ का। तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आप इस लाइन में थोड़ा-सा आप रिसर्च कर रखे होंगे, तो आप खुद से समझ चुके होंगे कि मैं किनका बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ये सारी चीज़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको रिसर्च एनालिस्ट बनने का ज़रूरत है। एंड इसके अलावा अगर मैं स्कोप एंड अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बात अच्छा एक और चीज़ है, हुँ, रिसर्च हुँ, एनालिस्ट लाइक कि सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, ये इन जनरल बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं। तो लाइक कि अगर आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, रिसर्च एनालिस्ट आप बनते हैं, तो आप अपना हुँ, हुँ, क्लाइंटेल को टेलर मेड सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये पूरा का पूरा जैसे कि आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं, आपके 100 क्लाइंट्स हैं, तो 100 के 100 क्लाइंट्स को आप एक ही रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आप अलग-अलग टेलर मेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। अगर आपको टेलर मेड सर्विस प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का भी अलग से आपको कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिसर्च एनालिस्ट करते हैं, तो आपको एक ही रिपोर्ट सारे क्लाइंटेल को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं स्कोप के बारे में अगर मैं बात करूँ, हुँ, तो हुँ, अगर स्कोप के हिसाब से देखा जाए तो अभी 1400 टू 1500 के आसपास ही रिसर्च एनालिस्ट है ऑल ओवर द इंडिया एंड हुँ, एनएससी का अगर डेटा देखा जाए तो उनके पास में 20 करोड़ क्लाइंटेल है, ठीक है? तो सर्विस मतलब कि लेने के लिए जो डिमांड है बहुत एक्सट्रीम हाई है एंड सप्लाई बहुत हुँ, लो है। इस वजह से अभी हो के क्या रखा है कि सेबी ने गाइडलाइंस जो है वो सब भी मतलब कि लीनिएंट कर दिया है। जैसे पहले क्या था कि क्वालिफिकेशंस का जो रिक्वायरमेंट होता था उसमें ये था कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा या ग्रेजुएट प्लस 5 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब इसका रिक्वायरमेंट भी थोड़ा-सा कम कर दिया है, तो ये एग्ज़ाम भी हुँ, क्लियर हुँ, करना थोड़ा-सा ईज़ी हो गया। इन द सेंस कि जैसे कि अगर आप ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट भी लाइक कि साइंस बैकग्राउंड या आर्ट बैकग्राउंड नहीं, अगर जैसे कि कॉमर्स हो गया, बिज़नेस हो गया, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इस तरीक़ा से जो कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है, तो वो भी आपके लिए इनफ है और आपको कोई 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं चाहिएगा जैसे कि पहले चाहिए होता था। तो अभी आरए का एग्ज़ाम क्लियर करना ईज़ी हो गया, अप्लाई करना थोड़ा-सा ईज़ी हो गया एंड सिंस अभी मार्केट में देखा जाए तो 1400 से 1500 के आस-पास रिसर्च एनालिस्ट है।
तो हुँ, आप हुँ। देख सकते हैं कि कितने कम रिसर्च एनालिस्ट हैं और सर्विस लेने वाले 20 करोड़ लोग। तो अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बन जाते हैं तो आपके पास में बहुत स्कोप होगा ये सारे लोग को सर्विस प्रोवाइड करने का। एंड एक ट्रिक तो मैं आपको बता सकता हूँ, लाइक अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बन जाते हैं, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस चालू करते हैं, तो आप हुँ, चाहे तो हुँ। थोड़ा-सा अगर आप कैमरा कॉन्शियस नहीं हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इस लाइन में ज़्यादा लोग नहीं हैं एंड जो है वो लोग अनस्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हैं, तो बाद में उनके ऊपर दिक्कत आ सकता है। लेकिन अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बन के अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में एंड इसके अलावा चाहे तो गूगल एड्स चला सकते हैं, फेसबुक एड्स चला सकते हैं, लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। उनको थोड़ा नर्चर करके आप फिर उनको क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इसमें आपको फीस भी बहुत अच्छा मिलता है। लाइक सेबी ने एक रूल बना के रखा हुआ है अभी कि हालाँकि ये है कि आप साल भर में एक क्लाइंट से या फिर एक फैमिली से इन टोटल 1,51,000 रुपीज़ ले सकते हैं, जो कि देखा जाए तो मंथली बेसिस पे 12,500 रुपया हो गया। तो अगर आप ऐसे 10 क्लाइंट्स भी अगर आप इकट्ठा कर पाते हैं, तो आपका तो महीना बेसिस पे देखा जाए तो सवा 1 लाख रुपया तो वैसे ही हो गया। एंड सिंस कॉम्पिटिशन्स बहुत कम है, तो लीड्स को कन्वर्ट करना ईज़ी है एंड अगर आप किसी को सर्विस अच्छा प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये है कि रिकमेंडेशंस के थ्रू आपको और भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते जाएँगे, तो वो प्रैक्टिस में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हालाँकि ये एक चीज़ है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 1,51,000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ये इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। हालाँकि ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा कि अगर अगर आप बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आपको ज़्यादा देने के लिए रेडी है, तो हुँ, सेबी उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो वो थोड़ा-सा अजीब हो बिल्कुल। गया। तो मुझे लगता है कि शायद से ये जो क्राइटेरिया है इसको शायद से बाद में इसको चेंज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए 1,51,000 ही लिमिट किया हुआ है पर क्लाइंट के लिए। एंड अगर जॉब बेसिस के लिए भी देखा जाए तो काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जो लोग रिसर्च एनालिस्ट को ढूँढ रहे होते हैं जिनको हुँ, अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो उनके लिए इन्वेस्ट कर सके एंड हाई रिटर्न्स जनरेट कर सके। तो स्कोप इसमें काफ़ी अच्छा है, अगर आप प्रैक्टिस देखें तो उस हिसाब से भी, जॉब देखें तो उस हिसाब से भी। ग्रेट। काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताई। हाँ, हाँ, हालाँकि मतलब कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और जैसे कि आपने बताया कि पहले काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि इस तरीके से कुछ अब सेबी की गाइडलाइंस भी हैं कि आप ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते या अपने वीडियो के थंबनेल में या अपने कोर्सेज़ में जो कोर्सेज़ सेलिंग तो ये चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। तो वो भी चीज़ें थी और उन पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस या काफ़ी सारी पेनल्टीज़ सेबी ने इम्पोज़ करी थी। सो थोड़ा-सा आप मुझे और बताइए कि जैसे जो ये कोर्स है उसके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं? और अगर कोई केवल ग्रेजुएट है, तो क्या अप्लाई कर सकता है या उसके लिए कुछ और भी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम देयर ग्रेजुएशन और भी कुछ चीज़ें चाहिए? अ, अगर आप ग्रेजुएट है तो वो इनफ है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। मतलब कि आप ये एक वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये क्वालिफ़िकेशन बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास में ये क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट का तो आप एलिजिबल हो गए एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप एग्ज़ाम देंगे, वो हो गया आपका एनआईएसएम का सीरीज़ 15 एग्ज़ामिनेशन। तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो आपके पास में फिर एनआईएसएम से सर्टिफ़िकेट आ जाएगा। एंड ये जो एग्ज़ाम है, ये बेसिक एग्ज़ाम होता है, इतना ज़्यादा टफ़ होता नहीं है। हो सकता है कि इन फ्यूचर शायद से थोड़ा-सा टफ़ कर दे, जिस हिसाब से अभी मार्केट बढ़ रहा है एंड सेबी जिस हिसाब से ध्यान रखने का कोशिश कर रहा है कि मार्केट में अच्छे जो रिसर्च एनालिस्ट आए, तो हो सकता है कि बाद में ये थोड़ा-सा स्ट्रिंजेंट हो जाए, तो अभी देखा जाए तो अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छा है कि ये एग्ज़ाम को अभी फटाफट क्लियर करके निकल सकें। तो ये जो एग्ज़ाम है इसका मतलब कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है एंड इसमें पासिंग मार्क्स आपका 60 होता है। एंड 60 पासिंग मार्क्स में भी इस हिसाब से है कि आपका 100 एमसीक्यूज़ है, 1 मार्क्स ईच एंड 2 केस स्टडीज़ रहता है इसमें। वो 2 केस स्टडीज़ का कभी 3 भी हो जाता है, कभी 1 भी हो जाता है, तो कोई एकदम फिक्स नहीं है एंड 4-4 मार्क्स का केस स्टडीज़ होता है एंड हर एक केस स्टडीज़ में आपका 4 क्वेश्चन्स होता है। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एनआईएसएम के मोस्टली एग्ज़ाम्स में आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है एंड वो है आपका 0.25 का। तो मान लीजिएगा अगर 100 मार्क्स का पेपर है, आपने 60 करेक्ट आंसर दे दिया एंड 40 इनकरेक्ट दिए, तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ, कि मैं 60 लाके मैं पास हो जाऊँगा, तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। 60 करेक्ट आंसर दिए तो 60 पॉइंट्स हुआ आपका, लेकिन 40 इनकरेक्ट दे दिए तो 40 इंटू 0.25 तो 10 नेगेटिव हो गया। तो ओवरऑल 60 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव मिला के आपका 50 हुआ, तो आप फेल हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मिला के आपका 60 होना चाहिए। अगर वो 60 नहीं हो रहा है, तो आप फेल हो जाएँगे। एंड अगर आप फेल भी हो जाते हो तो ऐसा कुछ खास बड़ा बात नहीं है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आप वापस से स्लॉट बुक करके आप तुरंत से फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई कूलिंग पीरियड नहीं होता है 21 दिन का या 2 महीना का, जैसे बाकी कुछ-कुछ एनआईएसएम के एग्ज़ाम्स में होते हैं। तो अगर आप आज फेल हो गए और आपको दिख रहा है कि 3 दिन बाद फिर से स्लॉट अवेलेबल है, तो आप वो एग्ज़ाम वापस से जाके दे सकते हैं। एंड इसका चार्जेस भी इतना ज़्यादा नहीं है, 1500 प्लस जीएसटी है, तो आप आराम से इसका एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स है आपका,
एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स है। एंड इसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी देखा जाए तो बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, आपको एक वर्कबुक मिल जाएगा, तो आप वो वर्कबुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड वो वर्कबुक को 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपके लिए वो इनफ रहेगा। इसके अलावा आपको एमसीक्यू सीरीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो एनआईएसएम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये एनआईएसएम का जो आपका एग्ज़ाम बेस्ड सीरीज़ से रिलेटेड जो एमसीक्यू सीरीज़ है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ थ्रू रविंद्र जी। तो रविंद्र जी को मैं प्रोवाइड कर दूँगा, एंड वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एंड आप वहाँ से जाके फिर वो एमसीक्यूज़ को भी एक्सेस कर सकेंगे। एंड देखा जाए तो ओवरऑल ये एग्ज़ाम ईज़ी ही रहता है, इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं रहता है। तो अगर आप 2 बार वर्कबुक कंप्लीट कर लेते हैं, 2 बार आप एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर कर लेंगे। ग्रेट। सो थोड़ा-सा आप मुझे और एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो एमसीक्यू सीरीज़ है, तो एमसीक्यू सीरीज़ आपने कैसे बनाई और इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं कि कैसे क्वेश्चन्स आ सकते हैं एमसीक्यू से? एमसीक्यू सीरीज़ बेसिकली इस हिसाब से बनाया हुआ है कि पास्ट में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछा गया है एनआईएसएम के थ्रू, तो वो मैंने उस हिसाब से डेटा कलेक्ट किया पास्ट स्टूडेंट से, तो मुझे वो पता चला कि हाँ, कि ये क्वेश्चंस है, जो रेगुलर बेसिस पे आया जा रहा है। तो मैंने उसी हिसाब से मैंने पूरा का पूरा एमसीक्यू सीरीज़ रेडी किया। एंड मोस्टली देखा जाए तो 30 टू 40 मार्क्स का तो एग्ज़ैक्टली कॉपी पेस्ट हो जाता है एग्ज़ाम में। एंड बाकी तो अगर आप प्रिपेयर करके रखे हुए होंगे, तो आप कॉमन सेंस बेसिस पे आप वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँगे। इसके अलावा देखा जाए तो मैं एक और स्पेशल स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए। अगर वो पेपर्स अटेंडिंग स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपका चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। जो मैं हर एमसीक्यूज़ टाइप का जो भी नेगेटिव मार्किंग वाले जो पेपर्स हैं, वो सब में मैं अप्लाई करता हूँ। वो ये है कि जब भी मैं पेपर अटेंड करने जाता हूँ, तो मैं एग्ज़ामिनर से पहले एक रफ शीट ले लेता हूँ, एंड उसमें मैं अलग-अलग कॉलम बनाता हूँ। एक 100%, एक 50%, एक 25% एंड एक नो अटेम्प्ट वाला। अब ये सुनने में थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड फिर उसके बाद में आपको क्लैरिटी मिलेगी। वो ये है कि अगर मैं क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूँ, लाइक सपोजिंगली क्वेश्चन नंबर 1, एंड मैं 100% श्योर हूँ कि ये राइट है, तो मैं उसे 100% वाला में मैं लिख दूँगा क्वेश्चन नंबर 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 वैसे नहीं 1 लिख दूँगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 अटेंड कर रहा हूँ, मैं श्योर हूँ कि हाँ, कि ये 100% राइट होगा, तो 1, 3 वैसे कर करके मैं 100% का जो कॉलम है, मैं उसे भर दूँगा। एंड फिर कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जिसको मुझे गट फीलिंग आ रहा होता है कि नहीं, कि ये डाउटफुल होते राइट हैं। होना चाहिए। हाँ, हुँ, लेकिन मतलब कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि ये राइट है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये रॉन्ग हो सकता है, तो मैं उसे 50% वाला कैटेगरी में डाल देता हूँ। फिर हुँ, कुछ-कुछ ऐसे होते हैं कि 4 क्वेश्चन्स मुझे ऐसे लगते हैं कि ये 4 में से मैं 1 तो करेक्ट कर ही लूँगा, तो मैं फिर उसे 25% वाला कैटेगरी में मैं डाल देता हूँ। एंड कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो एकदम ही मेरे सर से एकदम टैंजेंट होके नो निकल रही आइडिया। होती है। हाँ, तो मैं उसे नो अटेम्प्ट वाले कैटेगरी में डाल देता हूँ। अब मैंने ये अपने पास एक्सपीरियंस से एंड जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है कि अगर आप 45 क्वेश्चंस 100% वाला कॉलम में अगर आप ढाल पाते हैं, तो हाई चांसेस है हुँ, कि आपका ओवरऑल स्कोर स्कोर जो है, वो आपका 60 के ऊपर चल ही जाएगा। तो 45 आप गारंटीड कोशिश करिए कि आपको 100 मतलब कि 100% श्योरिटी वाला में आपको ढालना होगा। कॉन्फिडेंस रहे, बिल्कुल। हाँ, एंड अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो आप पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम में ही आपको एक आइडिया हो जा रहा है कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। तो आपको एक क्लैरिटी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ही आपको मिल जा रहा है कि आपको और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे कि 50% वाला कैटेगरी है, तो मैं फिर उसमें उस हिसाब से ही मैं कैलकुलेट करता हूँ कि हाँ, कि 50% के हिसाब से मैं कैलकुलेट हुँ, कर लूँगा कि कितना राइट हो सकता है, कितना रॉन्ग हो सकता है। मैं उसी हिसाब से फिर उसको जितना भी मार्क्स आ रहा है उसको इंटू 0.5 कर देता हूँ। फिर ऐड करके देखता हूँ कि हाँ, कि कितना आ रहा है मेरा। लेकिन हुँ, मैक्सिमम कोशिश कंसंट्रेशन बस इस चीज़ में रहता है कि 100% वाला जो कैटेगरी है, उसमें मैं कितना क्वेश्चन्स ढाल पा रहा हूँ। एंड ये चीज़ मेरा रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाला जो एग्ज़ाम था, जो कि और भी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है, उसमें मैंने यूज़ किया था, एंड लास्ट मोमेंट में मुझे समझ में आया था कि मुझे एक क्वेश्चन तो गारंटीड 2 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वरना मैं हुँ, फेल हो जाऊँगा। एंड मैंने लास्ट मोमेंट में 10 सेकंड में मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 2 मार्क्स का, एंड मेरा मार्क्स आया था 61.75। तो वो जो कैलकुलेशन था वो एकदम सही बैठ गया। अगर मैं वो कैलकुलेशन नहीं किया होता, लीनिएंटली ले लेता एंड मैं फिर उसे नहीं अटेम्प्ट करता, तो मैं हुँ, 59.75 लाके मैं फेल हो सकता था। तो मैं बहुत क्लोज़ था बिल्कुल। फेलियर के, लेकिन सिंपल स्ट्रैटेजी, इसमें टाइम भी नहीं लगता, बहुत ईज़ी है, बहुत फटाफट हो जाता है। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी की वज़ह से पेपर बहुत ईज़ी क्लियर होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। तो एनआईएसएम का वर्कबुक कर लीजिए 2 बार, जो एमसीक्यू सीरीज़ है, वो अगर आप 2 बार कर लेते हैं, एंड ये जो पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ कर लेते हैं, तो आपको रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद में आपका बेसिक आपका बाकी सारा जो प्रोसीजर्स रहता है सेबी के साथ में रजिस्ट्रेशन का, वो सारा स्टार्ट हो जाता है।
ओके। सो जैसे एग्ज़ाम्स अगर किसी ने क्लियर कर लिए, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद? एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपको सेबी इंटरमीडिएरी जो पोर्टल है, उसमें आपको पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार आप हुँ, हुँ। रजिस्टर हो जाते हैं, तो फिर उसमें आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका एलिजिबिलिटी आई मीन टू से कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है जो हुँ, आपका हुँ। एक्सपीरियंस है, आपका पर्सनल डिटेल्स ये सब जो है, ये सब हर चीज़ का स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करना पड़ता है एप्लीकेशन के थ्रू एंड एप्लीकेशन चार्जेस आपको थोड़ा-सा वेरी करता है। अगर आप इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप है, तो आपका ₹2000 रहेगा। एंड अगर हुँ, आप हुँ। बॉडी कॉर्पोरेट है तो आपका फिर ₹20,000 आपका चार्जेस रहेगा एप्लीकेशन फीस, ये ओके। नॉन रिफंडेबल है। एंड जब एप्लीकेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद में ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे रिव्यू फेज़ में जाते हैं एंड सेबी जो है ये सब चीज़ का प्रॉपर बेसिस पे देखते हैं एंड आपके साथ में मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है सारा कि ये सारे डॉक्यूमेंट सही है, गलत है। आपका वर्क एक्सपीरियंसेस चेक किया जाता है आपसे फिर बाकी सारे लाइक कि ऑफ़िस के फ़ोटोज़ भी मँगाते हैं, लैपटॉप्स, मैन पावर कितना है, ये देखने के लिए कि आप कितने काबिल हैं इस फ़ील्ड में आगे जाने के लिए। लाइक कि सिर्फ़ ऐसा नहीं कि क्वालिफ़िकेशन है आपके पास में तो काम हो गया, बाकी सारे हुँ, चीज़ का हुँ। भी ध्यान रखते हैं सेबी कि ऐसा नहीं हो कि कोई नौसिखिया आ गया जो सालों-साल से मतलब कि ट्रेडिंग करके लॉसेस कर रहा है एंड वो रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए आ गया, तो सेबी उसे अलाउ कर देगा रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए, वैसा नहीं होगा। इसमें अलग-अलग क्राइटेरिया रहता है, जिसमें आपका क्वालिफ़िकेशन है, मान लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो हुँ, हुँ। ग्रेजुएट के लिए मान लीजिए कि पॉइंट्स है कि क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे मान लीजिए कि 20 पॉइंट्स अलॉट होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको हो सकता है कि 5 पॉइंट्स ही अलॉट हो। लेकिन आप मान लीजिए कि ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपको हो सकता है कि 20 में से 20 पॉइंट्स ही अलॉट हो जाए। फिर अलग हो गया आपका कि आपका ट्रेडिंग हिस्ट्री देखा जाएगा, अगर आप ट्रेडिंग हिस्ट्री में देखा जाए कि आप ट्रेडिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको हुँ, 20 हुँ। में से 20 दे दिया जाएगा, लेकिन अगर ट्रेडिंग देखा जाए तो आप खराब कर रहे हैं, तो फिर 20 में से 10, 5, 0 भी हो सकता है आपका। स्किल हुँ, सेट देखा जाता है आपका, आपका फिर सिविल स्कोर भी देखा जाता है, जितना ज़्यादा आपका सिविल स्कोर है, उतना ज़्यादा आपको हाई पॉइंट्स मिलेगा। फिर आपका करंट वर्क प्रोफाइल भी देखा जाता है कि आप करंट बेसिस पे अभी आप क्या कर रहे हैं। अब कुछ-कुछ लोग होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं तो लाइक कि सेबी स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो फिर आप इस लाइन में नहीं आ सकते हैं। तो आपका जो एक्सिस्टिंग वर्क प्रोफाइल जो है वो भी मैटर कर जाता है। हुँ, इसके हुँ, हुँ। अलावा ये भी है कि पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी एक अलग क्राइटेरिया है। एंड वो सब चीज़ को अगर चेक करना चाहे तो आप 8 जनवरी 2025 का सेबी का सर्कुलर है, उसको आप रीड कर सकते हो। उसमें पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट भी का भी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि कौन-कौन बन सकते हैं। जिसके हिसाब से लॉयर, डॉक्टर वो लोग भी पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। तो वो आपको रीड करके समझना पड़ेगा कि वो क्या क्राइटेरिया है। तो आपका करंट वर्क प्रोफाइल भी बहुत मैटर कर जाएगा कि अगर आप कंटिन्यूअसली फाइनेंस लाइन में हैं, ट्रेडिंग लाइन में हैं, तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा एंड अगर आप इस लाइन में ज़्यादा टाइम से नहीं हैं, तो आपको हुँ, उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ नहीं है जिसके बेसिस पे सेबी आपको रिसर्च एनालिस्ट बनने का मौका देती है। आपका मल्टीपल चीज़ है, वो सारे चीज़ को एक साथ एक्यूमुलेटेड इन होलिस्टिक वे में देखते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि हाँ, आप रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए आप रेडी हैं। एंड जब ये चीज़ कन्फर्म हो जाता है, तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेती है, वो भी थोड़ा-सा वेरी करते हैं इन बिटवीन कि आप इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म है, तो आपसे ₹3000 लेंगे, लेकिन अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट है, लाइक कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई या फिर एलएलपी है, तो आपसे ₹30,000 लेंगे एंड इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। हालाँकि ये यस। एक चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हैं हुँ, तो हुँ। एक और चीज़ है कि लाइक कि पहले क्या होता था ना कि एक नेट वर्थ क्राइटेरिया होता था, नेट वर्थ या फिर कैपिटल बोल लीजिए, तो वो सीए सर्टिफ़ाई करवाना पड़ता था। एंड वो भी इस तरीके से था कि अगर आप इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म है, तो आपके लिए अगर आपका नेट वर्थ ₹1,00,000 का होता था, तो आप हुँ, हुँ। रिसर्च एनालिस्ट बन सकते थे एंड अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट होते तो 25 लाख का आपका नेट वर्थ चाहिए होता था। लेकिन अब नेट वर्थ वाला क्राइटेरिया हट चुका है एंड इसके जगह में अब आ चुका है आपका डिपॉज़िट वाला क्राइटेरिया। मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है तो आपको ₹1,00,000 आपको एज़ अ लाइन डिपॉज़िट करना पड़ेगा विथ सेबी एंड हुँ, हुँ। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसमें आपका स्लैब्स लगा दिया गया है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपका अप टू 150 क्लाइंट बेस है, तो ₹1,00,000 डिपॉज़िट करना पड़ेगा। 150 टू 300 क्लाइंट्स है तो ₹2,00,000 डिपॉज़िट करना पड़ेगा। 300 टू 1000 क्लाइंट्स है, तो ₹5,00,000 डिपॉज़िट करना पड़ेगा और अबव 1000 है तो आपको 10 लाख रुपीज़ स्लैब्स इस डिपॉज़िट तरीके से करना बना पड़ेगा। रखे हैं। हाँ, जैसे इनकम टैक्स में अपने स्लैब्स होते हैं, तो वैसे ही बॉडी बिल्कुल, कॉर्पोरेट में भी बिल्कुल, आपका बिल्कुल। स्लैब्स बना के रखा हुआ है। तो ये सारा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में लाइसेंस आ जाएगा, आप फिर वर्क ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। सो गाइस जो भी लिंक्स हमने बात करी चाहे वो कोर्सेज़ की हों या जो इन्होंने बताया कि जो नोटिफ़िकेशन आई थी या जो भी न्यू नोटिफ़िकेशन है उसके जो लिंक्स है सब कुछ मैंने शेयर कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए और इफ इन केस अगर आपको चाहिए कुछ हेल्प
कि कोर्सेस मुझे अगर ये कोर्स करना है और मुझे कुछ हेल्प चाहिए, सो डेफिनिटली अभिषेक इज़ देयर। जो भी फैसिलिटीज़ इनकी अवेलेबल हैं, यू कैन टेक द फैसिलिटीज़ गिवन बाय अभिषेक और उसके बाद जो भी आपकी प्रिपरेशन है, इस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अभिषेक कुछ और भी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं इस कोर्स में या जो हमने जो अभी डिस्कशन करा है, तो कुछ और भी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं इसके अलावा? जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने मोर और लेस ज़्यादा ही कवर कर लिया है एंड मेन मेन चीज़ तो ये है कि आपको लाइक कि खुद से थोड़ा-सा स्टडी करना पड़ेगा वो 8 जनवरी 2025 वाला सर्कुलर क्योंकि वो बहुत लेंथी है अप्रॉक्सिमेटली 25 टू 30 पेजेज़ वाला है। तो वो थोड़ा-सा अगर आप खुद से गो थ्रू करके रखेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा-सा और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन मैक्सिमम 75 टू 80% मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने सारा का सारा कवर कर लिया है इसमें। दैट्स ग्रेट। सो अभिषेक थैंक यू सो मच वन्स अगेन फॉर दिस सेशन और आई होप कि जितने भी लोग हैं जो कि इस कोर्स को करना चाहते हैं, इस सेशन से काफ़ी उनको बेनिफिट मिल सकता है और ऑल द थिंग्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Abhishek, thank you so much for coming once again to the channel and thank you so much for watching this video.